हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, अगर आप हिंदी का एग्जाम देने गए हो और हिंदी के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो कौन सा ट्रिक लगाओगे? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूं। हर साल वीडियो बनाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और एक एक मिलियन 1.5 मिलियन बच्चों जाके 10 लाख 15 लाख बच्चे हमेशा जाकर वीडियो देखते हैं। और वो हमेशा कमेंट उनका अच्छा आता है कि नहीं सर, आपकी वीडियो देखने के बाद हिंदी में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। अगर हम हिंदी कुछ नहीं पढ़े थे फिर भी आपकी वीडियो की बहुत हेल्प की वजह से मैंने 70-75 नंबर लेकर आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि 95% मेरे वीडियो से ला दोगे। मेरे प्यारे बच्चों, 95% वही लड़का ला सकता है कि जो दिन रात अच्छे से मेहनत किया है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं हिंदी में पढ़े हो तो मेरे ट्रिक की वजह से मेरे प्यारे बच्चों आप 70 से 75 नंबर ला सकते हो। 70 से 75 नंबर लाकर और पास हो सकते हो मेरे प्यार बच्चों। ये दावा नहीं कर रहा हूं कि 95% लाओगे, लेकिन 70 से 75% का दावा मैं कर रहा हूं कि 70 से लेकर 75% मार्क्स आप आसानी से ला दोगे मेरे ट्रिक से। आप देखिए, मेरे पास पेपर है 2025 का, और इस पेपर को मेरे प्यार बच्चों मैं खुद अपने हाथों से सॉल्व करने वाला इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। ठीक है, तो मेरे प्यार बच्चों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अगर हिंदी की तैयारी आपकी कुछ नहीं हुई है तो इस वीडियो की मदद से मेरे प्यार बच्चों आपका 70 से 75 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। वीडियो को वहां शेयर कर देना कि जो हिंदी अभी तक तैयार नहीं उनका हुआ है, उनके पास वीडियो को जरूर भेज देना कि एग्जाम में जाकर मेरे प्यार बच्चों वो भी हिंदी में, पहला ही पेपर है, कम से कम हिंदी में तो पास हो सके अच्छे से। देखिए मेरे प्यार बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो कैटेगरी के यहाँ पे पेपर बनेंगे। एक आप क्लास 10th का, एक क्लास 12th का। मेरे प्यारे बच्चों, एक क्लास 10th का पेपर बनेगा और एक क्लास 12th का पेपर बनेगा, क्योंकि दोनों कैटेगरी के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, क्लास 10th में मेरे प्यारे बच्चों यह होता है कि जो हिंदी का पेपर होता है वो हिंदी का पेपर मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर का होता है। लेकिन क्लास 12th की अगर हम बात करें तो क्लास 12th का जो हिंदी का पेपर होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 100 मार्क्स का होता है, क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल नहीं मिलता है क्लास 12th वाले बच्चों को। लेकिन क्लास 10th वाले बच्चे में 30 नंबर का प्रैक्टिकल मिलता है, इसलिए इनको 30 नंबर तो एक्स्ट्रा ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 30 नंबर यहां से प्रैक्टिकल का मिल गया। ठीक है, 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और क्लास 12th में मेरे प्यारे बच्चों 100 नंबर का पेपर होता है। तो सभी जोड़ जाड़ के मैं बता रहा हूं कि 70 से 75 नंबर आप आसानी से ला दोगे। 100 में मेरे प्यारे बच्चों आप 70 से 75 नंबर बिल्कुल आसानी से ला दोगे। और अगर हम बात करें तो दो कैटेगरी के प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक आपका एमसीक्यू बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक आपका मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना होता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए एमसीक्यू का ट्रिक क्या होता है। ठीक है, मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा बहुविकल्पीय प्रश्न का ट्रिक। तो बहुविकल्पीय प्रश्न के ट्रिक में मेरे प्यारे बच्चों कुछ एल्गोरिथम काम करता है। कोई दावे के साथ नहीं कर सकता है कि ए वाला ही ऑप्शन सही होगा या बी वाला ही ऑप्शन सही होगा या तो सी या डी। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि नहीं ए वाला पे करके चले आना तब सही होगा, तो बिल्कुल गलत आपको बता रहा है। कोई आपको नहीं बता सकता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक ट्रिक है जिनकी मदद से आप अच्छे स्कोर ला सकते हो। जैसे अगर आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, अगर 4 ऑप्शन में अगर कहीं पे भी आपको ए व बी दिख गया तो ए और बी दिख गया तो वही आपका 100% सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों 99% की केस में अगर आपको बताऊं तो अगर 4 ऑप्शन में कहीं पे भी ए व बी दिखा है तो 100% यही सही होने वाला है। या तो कहीं पे भी ऑप्शन अगर ए और बी लिखा हुआ मिल जाए कि ए और बी, तो समझिए कि उसी पे ट्रिक आप लोगों को लगा के आना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर दे दे कि इनमें से कोई नहीं, अगर 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन अगर यह दिखे कि इनमें से कोई नहीं, फिर भी आप लोगों को इसी पे ट्रिक लगा के आना है कि इनमें से कोई नहीं पे ही। ठीक है, 99% केस में सही होते हैं, आपको दावा करता हूं मैं। या तो 4 ऑप्शनों में से इनमें से सभी दिख जाए, ठीक है, इनमें से सभी दिख जाए, तब समझ लीजिए कि वही वाला सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है, अब एक होता है कि आप 4 ऑप्शन में देखोगे कि चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट दिखता होगा, अलग दिखता होगा। तो अगर कोई अलग ऑप्शन आपको दिखे तो अलग वाले ऑप्शन पे ही आपको ट्रिक लगा के आना है। तो ये आपके रूल हैं। अगर यह ना दिखे, चारों ऑप्शन ही आपको अलग दिखे, तब क्या करोगे? तब तो वहां पे फंस जाओगे। तो मेरे प्यारों, अगर चारों ऑप्शन ही गलत मतलब रहे, अलग रहे, इनमें से कोई न रहे, देखिए इनमें से कोई न रहे या चारों ऑप्शन अलग रहे, तब क्या करोगे? तब मेरे प्यार बच्चों वहां पे आपका किस्मत साथ देगा। आपका मन ए रंगिए, आपका मन बी रंगिए, आपका मन सी रंगिए, आपका मन डी रंगिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज और इसमें एल्गोरिथम काम करता है कि 75% केस में मेरे प्यार बच्चों अगर हम बात करें तो ए और सी सही होता है। अगर मेरे हिसाब से, अगर मैं जितना एनालिसिस कर पाया हूं बहुविकल्पीय प्रश्न को,
तो 75% केस में ए और सी सही होते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर चारों ऑप्शन अलग हो तो ए और सी पे ही दोनों पे कोई क्लिक करके आइएगा, या तो अगर मालूम होगा आप तो आप सही करके आइएगा। तो यह कुछ एमसीक्यू के ट्रिक है, लेकिन मैं दावा नहीं करता हूं कि मतलब बी वाला ही सही होगा, डी वाला ही सही होगा, चाहे ए वाला ही सही होगा, लेकिन मैं कुछ ट्रिक बता दिया हूं। तो चलिए मेरे प्यारों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं लिखने वाले प्रश्न का ट्रिक, आपको बताने वाला हूं कि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप लिखोगे उन चीजों को, ठीक है। यहां से वो चीजें स्टार्ट होती है मेरे प्यारों बच्चों। सबसे पहले आएगा आप लोगों का खंड ब, और खंड ब में आपका वर्णनात्मक प्रश्न, और प्रश्न नंबर 21 यहां से स्टार्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले आप करोगे क्या कि जो ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगी तो वहां पे आपको लाइनिंग खींचा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लाइनिंग आपको खींचना पड़ेगा। तो आप स्केल की सहायता से सबसे पहले पहला पेज पे आप लोग स्केल की सहायता से ये लाइनिंग खींच दीजिएगा, ठीक है। जो बता रहा हूं उसको ध्यान से आप समझिए, ठीक है। लाइनिंग आप खींच के यहाँ कॉर्नर में एक काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ कॉर्नर में हर एक पेज के कॉर्नर में आपको रोल नंबर लिख देना है। रोल नंबर इससे लिखना है, 10 अंकों का रोल नंबर लिखना चलना पड़ता है। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर रोल नंबर हर एक पेज पे क्यों लिखे। तो रोल नंबर मेरे प्यारों जो इसलिए लिखना है उतना जरूरी है कि आपकी कॉपी बदली नहीं जा सकती है। जो आपकी कॉपी रहेगी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं कर पाएगा इसको, इसलिए रोल नंबर लिखना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। आप लिख दीजिएगा। अब इसके बाद मेरे प्यारों जो लिखना था इस पेपर को, यहां मैंने बताया कि खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है। जब इसको करना है तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालोगे कि खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए एग्जामिनर जो होता है मेरे प्यारों जो उत्तर देखने से पहले आप लोगों की हेडिंग की तरफ वो देखता है कि आपने हेडिंग अच्छे से डाला है कि नहीं। अगर हेडिंग आपने अच्छे से डाला है तो उसको मालूम चल जाएगा कि हाँ लड़का पढ़ने वाला है, लड़का टैलेंटेड है, अच्छे से लिखा है। तो खंड ब, इसके नीचे वर्णनात्मक प्रश्न है तो एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। हेडिंग में थोड़ा सा भी आपको मिस नहीं करना है, जितना भी अच्छे से हो सके उतना अच्छे से हेडिंग लिखना है, क्योंकि पहला इंप्रेशन जो एग्जामिनर का जाता है वो हेडिंग पे ही जाता है, ठीक है। तो वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। इसके नीचे भी स्केल की सहायता से आप अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा इस तरह। इसके बाद प्रश्न उत्तर 21वां था तो यहाँ पे डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या 21, तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना होगा। प्रश्न उत्तर संख्या 21 है तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालोगे। फिर इसके नीचे स्केल की सहायता से, मैं तो हाथ से ही खींच रहा हूं लेकिन आपको स्केल ले लेना है और स्केल की सहायता से बराबर आपको देखकर यहाँ पे लाइनिंग खींचना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 21। अब मेरे प्यारों चलिए पढ़ते हैं 21वां प्रश्न क्या बोला है। देखिए 21वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक गद्यांश है, और गद्यांश देखिए ये हाई स्कूल का पेपर है तो हाई स्कूल के पेपर में गद्यांश 6 नंबर के लिए दिया है, लेकिन इंटर के पेपर में जो गद्यांश आता है वो 10 नंबर के लिए होता है, क्योंकि उसके नीचे 5 प्रश्न होते हैं और इसके नीचे सिर्फ 3 ही प्रश्न होते हैं। तो ट्रिक तो दोनों में काम करेगी, ठीक है। देखिए तो अब इसमें भी देखिए, इसमें क दिया है, क वाला नहीं कर पाओगे मेरे प्यार बच्चों तो अथवा करके आप लोगों का ख दिया है। और इंटर में भी सेम यही होता है, क और ख 2 ऑप्शन देता है, दोनों में से कोई एक करना होता है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क वाला कर रहे हो या ख वाला कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपको क वाला करना है तो क वाला करना है मेरे प्यार बच्चों, तो आपको यहाँ पे क लिखना पड़ेगा। आपको क वाला करने वाले हो तो यहाँ पे क लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख दीजिएगा क, फिर ऐसे बना देना है। अब क में मेरे प्यार बच्चों क जब हेडिंग आप डाल दोगे तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा संकेत। क हेडिंग डालने के बाद मेरे प्यारों से यहाँ पे संकेत जरूर से डालना, एक टॉपर की निशानी होती है, एग्जामिनर को मालूम चल जाता है, इसी को देखकर नंबर दे देगा और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। तो आप संकेत हेडिंग डालोगे। संकेत कैसे लिखा जाता है? संकेत का मतलब मेरे प्यारों से ये होता है कि आप शुरू की कुछ लाइन उठा लीजिए, जैसे बोला है कुसंग का ज्वर, तो कुसंग का ज्वर यहाँ तक शुरू का 2 लाइन उठा लीजिए। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिखना पड़ेगा आपको। तो शुरू के 2 लाइन उठा लीजिए कि कुसंग का ज्वर, तो यहाँ लिखेंगे आप कुसंग का ज्वर, ठीक है। कुसंग का ज्वर लिखने के बाद यहाँ पे डॉट 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 करेंगे, ऐसे करिएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं आ रहा ना, लेकिन इतना अच्छे से लिखना बता दूंगा आपको कि एग्जामिनर आपका रूपांतरण देखकर, रूपरेखा देखकर ही नंबर आप लोगों को दे देगा। तो देखिए कुसंग का ज्वर आपने लिख दिया, फिर लास्ट की लाइन और ले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा और ले जाएगी, और ले जाएगी, ऐसे आपको हिंट के तौर पे लिख देना ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाएगा कि हाँ क और ख में से आपने कौन सा किया है। तो कुसंग का जो है डॉट डॉट और ले जाएगी। इसी तरह करना, इंटर वाले बच्चे भी ध्यान से सुन ले, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है संकेत में। अब संकेत आपने कर दिया, अब इसके नीचे आप प्रश्न पढ़ोगे। प्रश्न मेरे प्यारों इसमें 3 दिया है, लेकिन इंटर वाले पेपरों में 5 प्रश्न देता है। तो इसमें मान लीजिए 3 प्रश्न है तो तीनों प्रश्नों को बताता हूं। जैसे बोला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब मेरे प्यारों संदर्भ लिखने के लिए बोला है, तो पहला प्रश्न आप कर रहे हो तो एक लाइन छोड़कर आप डालोगे यहाँ पे पहला। संदर्भ करना है तो आप हेडिंग बनाओगे मेरे प्यारों यहाँ पे संदर्भ,
ठीक है। यहाँ पे हेडिंग आपकी रहेगी संदर्भ, ऐसे ब्लैक पेन से डालना है, इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर देना है। अब मेरे प्यार जो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, ये है आपका गद्यांश। तो गद्यांश से तो रट लीजिए कि जब भी गद्यांश का अगर संदर्भ आपको लिखना है तो एक लाइन आपको रटना चाहिए, क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे। तो आप लिखेंगे, पहली लाइन याद कर लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। तो जैसे मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारों, आपको कुछ नहीं आ रहा, देखिए पूरा का पूरा प्रश्न आपको ट्रिक की मदद से बता दूंगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखिएगा मेरे प्यार बच्चों। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना तो आपको रटना ही पड़ेगा मेरे प्यार बच्चों। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अब हिंदी है ना तो लिखोगे यहाँ पे हिंदी, क्योंकि हिंदी का पेपर है तो लिखोगे हिंदी। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब गद्यांश से तो गद्यखंड लिखोगे, गद्यांश से तो मेरे प्यार चो गद्यखंड, अगर पद्यांश करते तो पदखंड लिखना पड़ता, तो गद्यांश से तो गद्यखंड लिखोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित, गद्यखंड में संकलित। अब ये तो टॉपिक बहुत छोटा है तो सबको याद हो जाएगा, ठीक है, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित। अब आता है कि किस चैप्टर से लिया गया है। अब मेरे प्यारों जो चैप्टर का नाम तो मालूम है नहीं, अगर चैप्टर का मालूम नाम रहता तो आप ब्लैक पेन से लिखते हैं, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो ब्लैक पेन से नहीं लिखना, आपको नीली पेन से ही लिखना है। अगर ब्लैक पेन से लिख दोगे तो एग्जामिनर का ध्यान वहीं पे जाएगा, वो जान जाएगा कि आपने गलत लिखा है, तो आपको नीली पेन से ही लिखना है। अब देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित। अब मेरे प्यार बच्चों एक बात बताऊं आपको, आपको मालूम नहीं है कि किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, आपको मालूम ही नहीं है किस चैप्टर से लिया गया, लेकिन आपको आपकी किताब में मेरे प्यारों बच्चों आपको चैप्टरों के नाम मालूम होगा। जैसे मेरे प्यारों बच्चों एक मित्रता चैप्टर है, तो मित्रता चैप्टर के जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ममता, तो ममता चैप्टर के जो मेरे प्यार बच्चों वो लेखक हैं वो है आपके जयशंकर प्रसाद। इसी तरह एक और नाम है क्या लिखूं, ठीक है, तो क्या लिखूं के जो लेखक हैं वो है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। और एक है आपके भारतीय संस्कृति, ठीक है, तो भारतीय संस्कृति चैप्टर के जो मेरे प्यारों जो लेखक हैं वो है आपके मेरे प्यारों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इंटर वाले बच्चे आप देख लीजिएगा कि आपके भी तो चैप्टर जो किताब होगा उस किताब में बहुत सारे चैप्टर होंगे, वो तो नाम मालूम ही होगा, उनके लेखक का नाम भी मालूम होगा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि आखिर में ये जो गद्यांश लिया गया वो किस चैप्टर से लिया गया, ये मालूम नहीं है आपको। तो आप कोई भी नाम लिख दीजिए मेरे प्यार बच्चों, आपका मन कर रहा है तो मित्रता लिख दीजिए, आपका मन कर रहा है तो ममता लिख दीजिए, आपका मन कर रहा है तो क्या लिखूं, आपका मन कर रहा है तो भारतीय संस्कृति, जो आपके दिमाग में आ रहा है वही आपको मेरे प्यार बच्चों यहां मैं बॉक्स बना देता हूं, वही इस बॉक्स में आपको भर देना है, ठीक है। अगर मालूम होगा तो सही सही भरिएगा, नहीं मालूम है तो कोई भी चैप्टर का नाम यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों नीली पेन से ही लिख दीजिएगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित इस चैप्टर से, मतलब जो चैप्टर का नाम लिखिएगा इस पाठ से लिया गया है, ऐसे लिखिएगा, इस पाठ से लिया गया है, इस पाठ से लिया गया है। तो अब इस पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक लिखेंगे, जिसके लेखक, जिसके लेखक कौन है मेरे प्यार बच्चों। अब लेखक का नाम मालूम है नहीं तो कोई भी लेखक का नाम आप लिख दीजिएगा, अभी मैंने बताया ना, ठीक है, बहुत सारे लेखकों का नाम अभी मैंने जिक्र किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बहुत सारे लोगों का नाम रहेगा तो उनका लिख दीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे लेखक का ही, यह ना कि कभी यहाँ पे सूरदास तुलसीदास लिख दे, नहीं, वो तो पद लिखते हैं लोग ना, पद्यांश में उनका नाम लिखना पड़ेगा। यह गद्य है तो सिर्फ लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए, कोई भी लेखक का नाम आप लिख दीजिएगा। यह संदर्भ आपका हो गया कंप्लीट, एकदम जेन्युइन तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद दूसरा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोला मेरे प्यारे बच्चों कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब दूसरा प्रश्न करना है तो एक लाइन का कम से कम गैप दीजिए, इसके बाद दूसरा यहाँ पे हेडिंग डालिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जैसे मैं हेडिंग आपको डाल रहा हूं इसी तरह आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। अब बिल्कुल साफ सुथरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यार बच्चों, ये मत सोचिए कि मैं गलत लिख रहा हूं तो क्या नंबर मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा, 70 से 75 नंबर बिल्कुल फिक्स है, इस बात का दावा है मेरा, ठीक है। बस जैसे बता रहा हूं वैसे लिख के आना है आप। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लीजिए। अब यहाँ पे जहां तक अंडरलाइन किया गया उसका व्याख्या बताना है, ठीक है। देखिए यहां तक कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति को ले जाएगी। अब मेरे प्यार बच्चों कुछ ऐसे गद्यांश होते हैं कि उनको पढ़ने के बाद ही आप उसका आंसर लिख पाओगे। जैसे बोला है किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, मतलब कि अगर कोई लड़का है, अगर आपकी संगति किसी बुरे लड़के के साथ है तो वो मेरे प्यारे बच्चों
वो क्या करेगा लड़का कि वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, मतलब वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, जिस प्रकार किसी मनुष्य के पैर में अगर पत्थर बांध दिया जाए तो वो पत्थर जो है मेरे प्यारों बच्चों मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता है, उसी तरह अगर बुरा मनुष्य का संगति आप कर रहे हो, फ्रेंडशिप रखे हो, तो आगे आप कभी जिंदगी में बढ़ने नहीं देगा। कह रहा है कि उस दिन पर दिन उन्नति के गड्ढे में गिराते जाएगा, वो हमेशा आपको असफल के मार्ग पे ले जाएगा। और यदि अच्छी होगी, मतलब अच्छी फ्रेंडशिप होगी, तो हमेशा सहारा देने वाले बाहु के समान होगा, जो निरंतर उन्नति को ओर ले जाएगी, जो हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे बनाकर आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अगर वो भी लिखना नहीं आपको मालूम है, तो जहां तक अंडरलाइन किया गया है वही चुपचाप उठाइए, उसी में 2-3 लाइन अपने से बनाकर एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, वही व्याख्या हो जाएगा। क्योंकि अंडरलाइन का मतलब होता है कि जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया उसी को बढ़ा चढ़ाकर लिखना, उसी को अपने भाषाओं में व्यक्त करना ही होता है व्याख्या। क्लियर है? तो बस रेखांकित अंश की व्याख्या पुटअप कीजिएगा, ये हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों। पेज भर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पेज भर गया। जब पेज भर जाए ना, तो यहाँ पे पीटीयू जरूर लिख दीजिए, पीटीयू। ये आपका एक टॉपर स्टूडेंट की निशानी दिलाता है। हर कोई बच्चा नहीं लिखता है, लेकिन जो समझदार होता है, जो पढ़ने लिखने में बहुत टैलेंटेड होता है, वही लिखता है। और यही काम करना है, इंप्रेशन आपको दिखाना है एग्जामिनर के पास, ताकि वो नंबर आपको दे पाए। तो पीटीओ लिख दीजिएगा, इसका मतलब होता है पेज टर्नओवर, मतलब पेज को टर्न कीजिए। इधर भी मैंने लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे जो तीसरा प्रश्न है कि सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। अब मेरे प्यारे जो देखिए, अब गद्यांश में ही आंसर इसका मिल जाएगा। सुदृढ़ बाहु मतलब कि बाह का, जैसे बोला है, तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन उन्नति गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी, ठीक है, तो सहारा देने वाली बाहु, बाहु मतलब बाह के समान होगी। तो सुदृढ़ बाहु को मतलब क्या होता है? सहारा देना। क्या होता है? सहारा देना। तो ऐसे मेरे प्यारों को देखिए आंसर मिल गया। अब तीसरा करो तो यहाँ पे लिखे हुए तीसरा, और इसका आंसर क्या था? सहारा देना। सुदृढ़ बाह का अर्थ क्या होता है? सहारा देना। तो ऐसे आप इसका आंसर मेरे प्यारों लिख देना, एग्जामिनर आपको 6 में 6 नंबर दे देगा। इंटर वाले बच्चे ऐसे ही लिखना जैसे मैं बताया हूं, तो उसमें आप लिखोगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो गद्यांश आपको समझ में आ गया मेरे प्यारों। चलिए प्रश्न नंबर 22 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 22वां पद्यांश है। अब पद्यांश के लिए मैं ट्रिक बताता हूं कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब प्रश्न उत्तर 22 है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर संख्या 22। तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रश्न उत्तर संख्या 22, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या आप लिखिएगा 22। ये हो गया प्रश्न उत्तर संख्या 22। अब प्रश्न उत्तर संख्या 22 में मेरे प्यारे जो इसमें भी 2 दिया है, एक क वाला दिया है और एक अथवा करके मेरे प्यारे जो ख वाला दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए आप क वाला करने वाला हो, तो मैंने ट्रिक बताया ना, क वाला करने वाला, तो यहाँ पे क लिखोगे ऐसे। क के बाद मेरे प्यारे आप लिखोगे संकेत। क्या लिखोगे? संकेत लिखोगे। और संकेत लिखे मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। संकेत का तरीका बता ही दिया हूं कैसे लिखना है। शुरू के लाइन उठा लीजिए, गोरज बिराजे, ठीक है, ये शुरू के लाइन है, तो आप शुरू के 2 लाइन लिख दीजिए। यहाँ पे 2 वर्ड लिख दीजिए, 2 लाइन कह रहा हूं, 2 वर्ड, गोरज बिराजे, ठीक है। 2 शब्द आपको सिर्फ लिख देना है, गोरज बिराजे, फिर डॉट 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 करते जाना है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यार को लास्ट लाइन इसकी क्या है कि रसखानी री, ठीक है। लास्ट की लाइन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रसखानी री। तो यहां पे आप लिख दोगे रसखानी री, ठीक है। इसके बाद खड़ी पाई डाल दोगे, ठीक है। एग्जामिनर को बेहद अच्छा लगेगा, नंबर आपको पूरा का पूरा देगा। ऐसे काम करना है। अब इसके नीचे भी मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रश्न मैं दिखाता हूं, ठीक है। और इंटर वाले के पेपर में 5 प्रश्न रहेगा, तो इसमें 3 प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। अब ये पद्यांश इसका संदर्भ लिखना है मेरे प्यारों। जो संदर्भ, एक लाइन छोड़ दीजिए, पहला प्रश्न कर रहे हो पहला डालिए, संदर्भ लिख रहे हो तो आप हेडिंग बनाओगे संदर्भ, ठीक है। संदर्भ सेम उसी तरह लिखना है कि प्रस्तुत, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है, तो वहां गद्यांश था तो यहाँ पद लिखना है। लिखोगे कि जब भी पद्यांश का अगर संदर्भ लिखना हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, देखिए ये पद खंड है, वो गद खंड है, इस लिखेंगे पद खंड, हिंदी के पद खंड में संकलित, पद खंड में संकलित। अब चैप्टर का नाम लिखना है। अब मेरे प्यार बच्चों, आपको अगर नहीं मालूम है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपकी किताब में बहुत सारे चैप्टर का नाम मालूम होगा। जैसे ग्रंथ है, एक ग्रंथ है सूरसागर जिसे सूरदास जी लिखे हैं, एक है वन पथ पर जिसे तुलसीदास जी लिखे हैं, एक धनुष भंग है जिसे तुलसीदास जी लिखे हैं, एक सुजान होता है जिसे रसखान जी लिखे हैं। तो बहुत सारे मुझे चैप्टरों के नाम मालूम है, उसी तरह आपको भी मालूम होगा। तो जो आपको मालूम है लिख दीजिएगा, चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा, फिर लिखेगा
पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। अगर आपको मालूम रहेगा तो सही से लिखेगा, नहीं मालूम है तब कोई भी लिख दीजिएगा। पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता, अब यहां पे लेखक नहीं होता है, इसके रचयिता होते हैं, लिखेंगे जिसके रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई भी नाम लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी, जैसे भी मैंने बताया सूरदास जी, तुलसीदास जी, रसखान जी, कुछ भी आप नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, यहां पे लिख दीजिएगा। ये हो गया संदर्भ आपका कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों। फिर एक लाइन छोड़कर दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला है, चलिए मैं दिखाता हूं। जैसे इसमें दूसरा प्रश्न बोला है कि गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है। मान लीजिए दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे लिखा है गोरज बिराजे भाल लहलरी बनमाल, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप अपने से बनाकर लिख सकते हो, बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हो। नहीं मालूम रहेगा तो ये जो लाइन आपको दिख रही है 4 लाइन, कम से कम 4 लाइन इसी को ऐड कर देना, जब 4 लाइन इसी को छाप दोगे, ठीक है। लेकिन इतना याद रहे कि सेम टू सेम नहीं छापना है। एक लाइन अगर आपने छाप दिया है तो अपने से कुछ ना कुछ उसमें उसी में बनाकर आप उसकी व्याख्या को करते रहिए। कोई भी वर्ड अगर उसके बारे में जानते हो तो उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख दीजिए, फिर एक लाइन छापिए उसी में बढ़ा चढ़ा कर लिख दीजिए, ऐसे लिखना है। डिट्टो आपको नहीं छापना है, डिट्टो छापोगे तो उसको मालूम चल जाएगा, और उसी में बना के लिखोगे ना कुछ वर्ड तो उसको मालूम चलेगा हाँ उसका व्याख्या किया हुआ है लड़का, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न करना है तो यहाँ पे लिखोगे तीसरा। तीसरा में मेरे प्यारों जो प्रश्न क्या था, तीसरा में है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा प्रश्न मैंने अभी देखा है तो दिया था रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक अंडरलाइन किया गया था उसका मैं व्याख्या बताना है। व्याख्या का ट्रिक मैंने बताया ही है कि व्याख्या का मतलब ये होता है कि जहां तक अंडरलाइन किया रहेगा, जैसे मैं अभी दिखाता हूं कि रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे व आवे रस खानी री, इसका आपको व्याख्या बताना है। तो आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कवि कहते हैं कि, ठीक है, लिखिएगा कि कवि कहते हैं कि, ऐसे कवि कहते हैं कि, अब कवि क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कवि ये कहते हैं कि रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन। ये लाइन आप पूरी की पूरी लिख दीजिएगा यहां तक। जब ये लाइन लिख दीजिएगा अब इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा कुछ ना कुछ बनाकर, अब इसके लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसके बाद फिर जस्ट उसके नीचे तुरंत आप दूसरी लाइन नोट कीजिएगा। अब उसके नीचे अगर यहाँ पे दूसरी लाइन आप नोट कर रहे हैं फिर उसके आगे कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। लो भाई रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया कंप्लीट। तीनों प्रश्नों को मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, गद और पद दोनों बता दिया। तो यहाँ पे आपके 12 नंबर क्लियर हो गए और इंटर वाले बच्चों का 20 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का गद्यांश आ गया 5 नंबर के लिए, और फिर संस्कृत का पद्यांश भी आएगा 5 नंबर के लिए। मेरे प्यार जो इंटर में भी आता है 5-5 नंबर का, चलिए उनको देखते हैं। चलिए मेरे प्यार जो देखते हैं, इंटर में मेरे प्यार जो सॉरी 7 नंबर का आता है, मेरे 5 नंबर का इंटर में जो है वो 7 नंबर का आता है, और हाई स्कूल में देखिए यहाँ 5 नंबर ले दिया है, ठीक है। 7 नंबर देता है, 2 नंबर संदर्भ पे और 5 नंबर इसके हिंदी के अनुवाद पे देता है। और इसमें क्या है कि 2 नंबर संदर्भ में, 3 नंबर अनुवाद पे इसका। तो देखिए ट्रिक तो वही है, दोनों में भी वही अप्लाई होगा। तो प्रश्न उत्तर 23 है, तो यहाँ पे हम लोग, फिर मैंने कहा ना कि आप लोगों को हेडिंग बिल्कुल सही सही डालना है। अब यहाँ पे लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 23, प्रश्न उत्तर संख्या 23। हेडिंग वगैरह बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर डालना है ताकि उसको लगे कि हाँ बिल्कुल आपने सही लिखा है। प्रश्न उत्तर संख्या 23। फिर मैंने बोला इसमें कि इसमें भी 2 ऑप्शन है, क है ख। अब दोनों में से कौन करना चाहते हो, क वाला करना चाहते हो तो लिखोगे क, यहाँ पे ऐसे पाई खींचोगे, फिर लिखोगे संकेत, ठीक है। संकेत में मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखोगे। संकेत का मतलब अब मैंने बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। संकेत का मतलब यही होता है कि वाराणसी प्राचीन काल है, 2 लाइन ऊपर का लिख देना, फिर डॉट डॉट करके 2 लाइन लास्ट का लिख देना, ठीक है। मैंने भी बताया ना कि यहाँ पे 2 लाइन आगे के डॉट डॉट करते जाना, 2 लाइन पीछे के, ये संकेत का काम करेगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों संकेत आपने हो गया, इसमें 2 ही चीज लिखना होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक तो देखिए एक संदर्भ लिखना होता है, एक हिंदी में अनुवाद लिखना होता है, 2 ही चीज लिखना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले हेडिंग आप डालोगे संदर्भ, ठीक है। अब संदर्भ कैसे लिखा जाता है, इसमें लिखोगे कि ये आपका गद्यांश है, लिखोगे संस्कृत का गद्यांश कैसे लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है। देखिए लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, सेम वही भाषा में लिखेंगे जैसे मैं लिखता आया हूं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक,
पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा संस्कृत खंड मेरे प्यारे बच्चों, बस यही ऐड करना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के। अब मेरे प्यारे बच्चों बस चैप्टर का नाम इसमें लिखना होता है, इसमें लेखक कभी नहीं आते हैं, सिर्फ चैप्टर का नाम लिखता। कोई भी संस्कृत का चैप्टर अगर आपको मालूम है बस वही नाम लिख दीजिए। वैसे संस्कृत के चैप्टर तो बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें संस्कृत के चैप्टरों को लेकर तो वाराणसी चैप्टर होता है, एक वीरा वीर पूजते चैप्टर होता है, एक प्रभुत्व ग्रामीण चैप्टर होता है, एक आपका देशभक्त चंद्रशेखर चैप्टर होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, आपको जो भी नाम मालूम होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये संदर्भ हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसके नीचे जस्ट आप लिखोगे हिंदी अनुवाद। क्या लिखोगे? हिंदी अनुवाद। अब इसका मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का अनुवाद करना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अब आपको होगा कि सर संस्कृत को कैसे हम बनाकर लिखेंगे अनुवाद में, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाराणसी दिया, वाराणसी प्राचीन काल के विद्या है। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ बच्चे में ये होगा कि संस्कृत को वो बढ़ा चढ़ा के लिख ही नहीं पाएंगे। ये तो है नहीं कि संस्कृत में संस्कृत का उत्तर देना, इसको हिंदी में लिखना पड़ेगा। जब हिंदी में लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो सिंपल आपको बता रहा हूं मैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको गद्यांश दिया है ना आपके पेपर में, वही गद्यांश कोई भी एक गद्यांश उठाकर बीच में से, ठीक है, मान लीजिए यहां से, तो यहां से लेकर बीच में से कम यहां तक आप लिख दीजिएगा। यही वाला गद्यांश का आंसर, मतलब यही वाला गद्यांश उठाकर इसके हिंदी अनुवाद में लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जब मैं कॉपी चेक करेगा तो उसका आंसर उतना समय थोड़ी रहता है कि एक एक वर्ड वो पढ़ेगा, बस देखेगा आपने संदर्भ लिखा है कि नहीं, हिंदी अनुवाद लिखा है कि नहीं अच्छे राइटिंग में, वो आपको नंबर दे देगा। तो आपको जब नहीं मालूम है तो यही काम कीजिएगा, कोई भी गद्यांश का कम से कम 4-5 लाइन उठाकर यहाँ पे पुटअप कर दीजिएगा। लो भाई आपका हो गया प्रश्न उत्तर संख्या 23, ठीक है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए प्रश्न उत्तर संख्या 23 मैंने बता दिया आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश लिखना। अब आता है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह 5 नंबर का है, मतलब संस्कृत का श्लोक मतलब संस्कृत का पद्यांश, और इंटर में कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। इसमें भी सेम वही ट्रिक आप लगाओगे, मैं अलग से बताऊंगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। पहली बात प्रश्न उत्तर संख्या 24 डालिए, संकेत डाल दीजिए कि क वाला कर रहे हो या ख वाला। संकेत डालने के बाद संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखना मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो संदर्भ में मेरे प्यारे बच्चों लिखने में क्या है कि वहां पे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पद्यांश लिखोगे, ठीक है। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश भी लिख सकते हो। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के इस चैप्टर से लिया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों जो संस्कृत का पद्यांश है उसके भी चैप्टर होते हैं, तो उनके भी चैप्टर जैसे मैं बता देता हूँ, बहुत सारे चैप्टर, अनयोक्ति विलास चैप्टर है, वाराणसी चैप्टर, वीर बिन पूजते चैप्टर, इसी तरह आपको कोई ना कोई चैप्टर तो मालूम है होगा, कोई भी नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। हिंदी अनुवाद मैंने ट्रिक बता दिया, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालने के बाद कोई भी मेरे प्यारे बच्चों पैसेज उठा के 5-7 लाइन लिख देना। लो भाई आपका ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 25वां है आपका कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर के लिए दिया है, और इंटर में मेरे प्यारे बच्चों खंड काव्य 5 नंबर के लिए आता है। तो दोनों में सेम यही है, दोनों में एक ही रूल काम करता है। क्या कि इसने बोलता है मेरे प्यारे बच्चों जिला वाइज आता है, ये क्या आता है? जिला वाइज। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। सबसे पहले अब हम जब हमको मालूम चलेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, तब मैं ट्रिक बताऊंगा। ऐसे तो बहुत सारे, जैसे मातृभूमि दिया है, अग्र पूजा दिया हुआ है, जय सुभाष दिया हुआ है, मेवाड़ मुकुट, तो पहले आप देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही आपको करना पड़ेगा। फिर मुक्ति दूत दिया है, कर्ण दिया गया है, तुमुल दिया गया है, करमवीर दिया गया है, फिर ज्योति जवाहर दिया गया है। इसी तरह इंटर में भी देता है, ठीक है। तो वो भी जिला वाइज ही निर्भर होता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जाता है, वही आपको करना होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ लेखक का जीवन परिचय आ गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क है लेखक का जीवन परिचय, तो आप सबसे पहले हेडिंग आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क, तो लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क, इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, कि पद्मलाल, पूनालाल बख्शी, ज्योति जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इतना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको कुछ ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उस ट्रिक की मदद से मेरे प्यारे बच्चों आप जीवन परिचय, कोई भी जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों अच्छा आसानी से लिख सकते हो। जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैं कुछ जीवन परिचय इंपोर्टेंट बताऊंगा, उससे बाहर आपके एग्जाम में आता भी नहीं, चाहे आप हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में हो, ठीक है। देखिए जैसे कुछ लोगों का एकदम फिक्स होता है जीवन परिचय,
जीवन परिचय जैसे अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, देखिए आपको मैं पूरा लिखने के लिए नहीं कहूंगा, पूरा याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय में दो ही चीज सबसे ज्यादा मायने रहता है, एग्जाम में उसी को ध्यान देता है मेरे प्यार बच्चों। एक जन्म को देता है, ठीक है, और मेरे प्यार बच्चों एक मृत्यु को देता है। एक जन्म मृत्यु और एक रचनाएं, ठीक है। ये दो चीजें आपकी, बस तीन चीजें याद होना चाहिए, जन्म मृत्यु रचनाएं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म मेरे प्यार बच्चों कब हुआ? 1884 में, तो लिख दोगे 1884, याद कर लो। और उनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 1941 में उनकी मृत्यु हुई। ये दो चीजें बस आप लिख दो। इसके बाद रचनाएं की अगर हम बात करें तो रचनाएं उनकी जैसे जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें, अरे जयशंकर कर रहा हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जैसे चिंतामणि, विचार भी थी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चिंतामणि, विचार भी थी, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये याद, आप बस यही याद करना है आप लोगों को मेरे प्यारों बच्चों। इसके बाद आप कहोगे कि सर इतना सही नंबर मिल जाएगा, उसमें तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिखना होता है। देखिए लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, इतना बस लिख दीजिएगा। फिर वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। बचपन से ही उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई। घर पे ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने फिर काशी विश्वविद्यालय में अध्यापन रहे, उन्होंने वहां पे पाठ कराया। फिर बहुत सारी महत्वपूर्ण उन्होंने रचनाएं लिखी, कुछ रचनाएं प्रसिद्ध भी हो गई। फिर उनका मन यहाँ पर नहीं लगा तो वो बाहर चले गए। तो ऐसे आपको बना बना के अपने तरीके से लिखना है। फिर लास्ट में उनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। रचनाएं चिंतामणि, विचार भी थी हैं, बस हो गया। अगर ये भी नहीं याद है आप लोगों को चिंतामणि, विचार भी थी, तो कोई भी रचना किसी का भी मालूम है तो वहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यही काम मेरे प्यारों बच्चों जीवन परिचय में यही काम आपको करना है, ठीक है। तो पहला इंपोर्टेंट मैंने बता दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। वहीं अगर हम दूसरा अगर हम बता दें तो वो मैं बता देता हूं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का दो चीज इंपॉर्टेंट होगा, एक जन्म एक मृत्यु। जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1890 ईस्वी में, और मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1937 में इनकी मृत्यु हुआ था। रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, यह है। एक और बता देता हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, तीन बहुत हैं, बस यही काम करना। बाकी जो मैं बताया हूं कि कैसे लिखना है उसी तरह आपको लिखना है। राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो जन्म की अगर हम बात करें तो 1884 ईस्वी में हुआ था, मतलब जिसमें आचार्य राम शुक्ल का जन्म हुआ था। अब मृत्यु जो मेरे पास जो हुआ था 1963 में हुआ था। रचनाएं इनकी अगर बात करें गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बस इतना ही आप याद कर लीजिए, तीन पॉइंट आपको याद करना है, जन्म मृत्यु रचनाएं। बाकी अपने से जो बताऊं इस तरह का स्ट्रक्चर बना के आप लिख दीजिएगा। क्लियर मेरे प्यारों बच्चों? चलिए इसी तरह मेरे प्यारों आगे जब बढ़ोगे तो अगला प्रश्न है 26 का ख। इसमें जो बोला है ना वो कवि का जीवन परिचय बोला है। तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, मैत्री शरण गुप्ता, अशोक वाजपेयी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारों बच्चों आ जाएगा जीवन परिचय, वो भी जीवन परिचय किसका मेरे प्यारों बच्चों? कवि का। यही काम इसमें भी आपको करना है। तीन ही पॉइंट इसमें भी इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे प्यारों बच्चों, एक जन्म इंपॉर्टेंट होता है, एक मृत्यु इंपॉर्टेंट होता है, एक रचना है। अगर ये तीन पॉइंट याद है, बाकी बनाने का तरीका मैं बता दिया हूँ कैसे आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, बस आपका काम हो जाएगा। यही काम आपको मेरे प्यारे बच्चों करना है। तो दोनों में यही रूल होगा, आप बस जन्म मृत्यु याद करते जाइए मेरे प्यारे बच्चों और रचनाएं याद करते जाइए। तीन लाइन बस, तीन पॉइंट याद करते जाना है, बस बना के अपना लिख देना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो जीवन परिचय का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे दो चीज बच जाते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, 27वां प्रश्न कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर के लिए श्लोक लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब श्लोक अगर हम बात करें तो संस्कृत का कोई भी कविता अगर आपको मालूम है तो लिख सकते हो, कोई भी कविता अगर आपको मालूम है तो लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। या तो मैं बताऊं, इसमें बोला है कि जो इस प्रश्न पत्र में आया है उसे नहीं लिखना है। आप क्या क्या कीजिए मेरे पास, जो आया है उसी को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जामिनर पलट के थोड़ी आपको देखेगा कि वही लिखा है कि क्या लिखा है। इसमें बोला है ना, देखिए एक क वाला एक ख वाला, दो दिया है श्लोक, इन दोनों श्लोकों में से कोई भी एक श्लोक लिख दो, उसको थोड़ी मालूम देख पाएगा कि वही लिखा है कि दूसरा लिखा है, ठीक है। अगर आपको नहीं सर ऐसे नंबर नहीं मिल पाएगा, अगर जान जाएगा तो नंबर काट लेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करें हम सर, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो श्लोक लिखने आएगा ना, तो श्लोक अगर लिखने के लिए आया है उसके नीचे देखो बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये जो संस्कृत का प्रश्न उत्तर, इसी को आप श्लोक बना सकते हो। जैसे आरुणि क आसित, या पहली लाइन लिख दो, और वीरक्यन पूजते 2 लाइन लिख दो, ये श्लोक का काम कर जाएगा, ठीक है। वो थोड़ी इतना
देख पाएंगे कि वही वाला आंसर उठा के लिख दिया कि नहीं, वो सोचेंगे कि श्लोक है, दे देंगे नंबर आपको। ठीक है। इसके बाद आता है मेरे प्यार बच्चों कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। एक पत्र लेखन आता है। देखिए पत्र लेखन कोई भी हो, पत्र लेखन का एक ही स्ट्रक्चर होता है, ये बात आपको भी मालूम है मेरे प्यार बच्चों, कि पत्र लेखन के लिखने के लिए अगर आपको आ रहा है, तब पत्र लेखन का मतलब स्ट्रक्चर यही होना चाहिए कि आप उसको प्रेजेंटेशन किस तरह के कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले मेरे पास जो पत्र लिखना है, तो सबसे पहले आप एड्रेस लिखोगे। ठीक है। कोई भी लिख रहे हो तो एड्रेस तो आपको लिखना पड़ेगा। एड्रेस लिखिए, उसके नीचे मेरे प्यार बच्चों आप डेटेड लिखिए, मतलब डेट लिखिए उसका। डेट लिखने के बाद मेरे प्यार बच्चों एड्रेस पता हो गया, दिनांक हो गया मेरे प्यार बच्चों। ठीक है। इसके बाद विषय लाएंगे। विषय का मतलब होता है मेरे पास जो किसके बारे में आप लिख रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे मोहल्ले के नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहा हूं, वही पॉइंट यहाँ उठा के लिख दीजिए विषय में। इसके बाद लिखिए महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय। ठीक है। महोदय के बाद लिखिए सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, अब अपने से बना के लिख दीजिए कि यहाँ पे मेरे गांव में जो नालियों में बहुत अधिक कचरा भर गया है। ठीक है। कई दिनों से सफाई न होने के कारण इसमें अलग अलग तरीके से मतलब लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, प्रदूषण अत्यधिक होने के कारण। ठीक है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपसे निवेदन है सर कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और कोई ना कोई यहाँ पर सफाई कर्मचारी को भेजकर इस नालियों को सफाई करने का काम करे। ठीक है। बस यही आपको लिखना है। और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों लिख दीजिएगा कि यहाँ पे कुछ लोगों का, एक दो तीन लोगों का आप नाम लिख सकते हो सिग्नेचर के तौर पे। बस यही काम करना है। बाकी बीच में अपना कंडीशन, जो जिस भी कंडीशन में पत्र लिखने के लिए बोला उस तरह आप बना के मेरे प्यार बच्चों लिख देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यार बच्चों। देखिए अगला है कि संस्कृत के उत्तर दीजिए। अब संस्कृत का उत्तर, जैसे आरूढ़ी क आसित बोला है ना, तो आरूढ़ी क आसित की जगह मेरे प्यार बच्चों यहाँ पूजते लिख देना। फिर बोला वीरकेन पूजते, इसका आंसर लिखना है तो वीरकेन, अब पूजते की जगह या आसित लिख देना। बस थोड़ा सा चेंज करना होता है इसमें। जैसे बोला चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत्त, तो लिख देना चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत्त की जगह वर्धते लिख देना। यहाँ मेत्रिकेन अवदत्ते बोला है तो मेत्रिकेन किम अवदत्त लिख देना। बस थोड़ा सा चेंज करोगे, एग्जाम में नंबर दे देगा। तीसवा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर निबंध आ गया है। क्या गया है? निबंध। अब यह बोला है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर के लिए है। इंटर में तो 9 नंबर के लिए आता है और हाई स्कूल में 7 नंबर। तो मेरे ख्याल जो दोनों विद्यार्थी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आप लोगों को सेम तरीका यही अपनाना है कि निबंध कैसे लिखा जाता है, कितने शब्दों में लिखा जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए निबंध का, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और जब एग्जाम देने जा रहे हो मेरे प्यारों, 24 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है, 24 फरवरी का हिंदी का एग्जाम है, उस हिंदी के एग्जाम में कैसे आप निबंध लिखोगे मेरे प्यार, चाहिए वीडियो आपके लिए सबसे स्पेशल इसलिए मैं बनाया हूं, ताकि निबंध सबसे ज्यादा अंक का पूछा जाता है। अब यहाँ पे पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या का समाधान, मान लीजिए यही वाला करने हो, तो आप सबसे पहले कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर डालिए। प्रश्न उत्तर 30वां था, तो आप प्रश्न उत्तर 30वां डालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे प्रश्न उत्तर संख्या 30वां। प्रश्न उत्तर संख्या 30वां। आंसर चेक करने से पहले एग्जामिनर जो है वो चेक करता है आपके हेडिंग को। तो प्रश्न उत्तर संख्या 30 है, तो आप 30 डालोगे। फिर स्केल की सहायता से इसके नीचे अंडरलाइन करोगे। चलिए मैं स्केल ले लिया, स्केल की सहायता से इसके नीचे क्या करोगे मेरे प्यारों, को अंडरलाइन करोगे। सेम जो तरीका बता रहा हूं वही तरीका से आप लोगों को निबंध लिखना है। 1 नंबर एग्जामिनर नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी है मेरा। ठीक है। बस जैसे बता रहा हूं वैसे रूल को फॉलो करते रहो। प्रश्न उत्तर संख्या 30वां हो गया। अब 30वें में तो 5 प्रश्न दिया गया है, 5 निबंध दिया गया। कौन सा करने वाले हो? पहला वाला। तो पहला करने वाले हो तो आप यहाँ पे डालोगे पहला। ठीक है। फिर इसके हेडिंग डालोगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तो ये हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा कि किस पे आप कर रहे हो। तो पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, की समस्या तथा समाधान पे। ठीक है। तथा समाधान, समाधान ये आपकी मेन हेडिंग होनी चाहिए, ताकि इधरों को मालूम चल पाए कि हाँ आपने किस पे किया हुआ है। इसके नीचे भी आप स्केल की सहायता से कर सकते हैं अंडरलाइन, ताकि दिखने में वो आकर्षक लगे ऐसे। क्लियर है? प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? अब देखिए, अब सबसे पहली हेडिंग होना चाहिए आप लोगों का रूपरेखा। सबसे पहली हेडिंग आपका यही होना चाहिए, रूपरेखा। तो यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे पहला रूपरेखा। रूपरेखा मतलब क्या होता है?
रूपरेखा का मतलब यह होता है कि इसके अंतर्गत जितने भी आप हेडिंग लिखोगे सभी को एक साथ आपको लिखना है रूपरेखा में। तो रूपरेखा में हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं प्रस्तावना। दुनिया का कोई भी निबंध लिख रहे हो उसकी पहली हेडिंग प्रस्तावना होगा ही होगा, इस बात को आप मान के चलिए। तो पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना। तो पहली हेडिंग तो बिना पूछे हम लोग लिख देंगे प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे लिख रहे हैं, तो प्रदूषण का अर्थ हम समझाएंगे कि प्रदूषण है क्या। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग हम डालेंगे प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ, आप किसी भी पे निबंध लिख रहे हो तो उसका अर्थ आपको बताना जरूरी। बेरोजगारी तो बेरोजगारी का अर्थ क्या है, ठीक है। आतंकवाद तो आतंकवाद का अर्थ क्या है। पहले हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ। किसी भी टॉपिक को लिख रहे हो उसका अर्थ आपको बताना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए प्रदूषण लिख रहे हो तो प्रदूषण के प्रकार भी आपको बताना पड़ेगा कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अगली हेडिंग क्या रहेगी, प्रदूषण के प्रकार। यहां डालेंगे प्रदूषण के प्रकार, अगली हेडिंग हो गया। इसके बाद तीसरी हेडिंग हो गया। चौथी हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे लिख रहे हो तो एक समस्या हेडिंग बनेगी और एक समाधान हेडिंग बनेगी। ठीक है, तो दोनों को आप मर्ज कर सकते हो। चौथी हेडिंग लिख देना समस्या तथा समाधान। समस्या तथा समाधान, ये आपकी चौथी हेडिंग बन गया है। इसके बाद पांचवी हेडिंग आप क्या डालेंगे, पांचवी हेडिंग उपसंहार डालिए। क्या डालेंगे, उपसंहार। लास्ट हेडिंग उपसंहार होता है, किसी भी निबंध लिख रहे हो तो पहले हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार होता ही होता है। बीच में बस कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो पांच हेडिंग इस तरह आप लोगों को बना देना है। इसके बाद यहां से एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर पहली हेडिंग प्रस्तावना आपको लिखना है। तो ये आपका पहली हेडिंग क्या होगा, प्रस्तावना। ठीक है, ये प्रस्तावना आपने हेडिंग बना लिया। अब देखिए प्रस्तावना इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा स्केल की सहायता से। प्रस्तावना में आपको बताना है कि मतलब प्रदूषण है क्या, प्रदूषण का प्रभाव हमारे देश और समाज में पड़ता क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको जिक्र करना है। तो लिख दीजिएगा कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत तेजी से फैल रही है, बढ़ रही है। तो लिखेंगे आजकल, आजकल प्रदूषण की समस्या, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो लिख देंगे बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसे आपको लिख देना है पहला पॉइंट कि प्रदूषण की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, लिखेंगे कि क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि पानी हुआ, हवा हुआ, आपका जंगल हुआ, फिर मिट्टी हुआ। ठीक है, ये सब दूषित हो चुके हैं। तो मिट्टी आदि सब दूषित हो चुके हैं, आदि सब दूषित हो चुके हैं, दूषित हो चुके हैं। खड़ी पाई। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे कि इस संतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इस संतुलन को दूर नहीं किया तो, इस संतुलन को दूर नहीं किया तो, दूर नहीं किया तो मानव जीवन नष्ट हो जाएगा, मानव जीवन नष्ट हो। ठीक है, मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। अब इतना ही पॉइंट बस प्रस्तावना में आप लोगों को लिख देना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे क्या, प्रदूषण का अर्थ। यहां पे दूसरा हेडिंग बना लीजिएगा प्रदूषण का अर्थ। यहां पे डालेंगे हम लोग प्रदूषण का अर्थ। अब प्रदूषण का अर्थ क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसका भी थोड़ा सा पॉइंट हम लोग लिख देंगे ताकि एग्जामों को समझ में आ जाए कि प्रदूषण का अर्थ होता क्या है। तो प्रदूषण के अर्थ में लिख देंगे कि बढ़ती जनसंख्या जो है पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देती है। ठीक है, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना प्रदूषण फैलेगा, इतना बात याद रखिए। तो लिखेंगे बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के, पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर, संतुलन को बिगाड़कर
दूषित कर देती है, दूषित कर देती है, दूषित कर देती है। बस इतना पॉइंट आपको लिख देना है। देखिए अब अगली हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का प्रकार। लिखेंगे अब अगली हेडिंग तीसरा कि प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण कितने प्रकार के उनके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। तो प्रदूषण के प्रकार में लिखेंगे कि प्रदूषण मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से प्रदूषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिए तो यहाँ पे सबका नाम लिख देंगे। पहला लिख देंगे यहाँ पे वायु प्रदूषण, पहला हो गया वायु प्रदूषण। इसके बाद दूसरा इसके नीचे लिख देंगे जल प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा लिख देंगे यहाँ पे, तीसरा मृदा प्रदूषण लिख देंगे, मृदा प्रदूषण। और चौथा लिख दीजिए ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ऐसे लिख देना, 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब आगे देखेंगे। अब अगला चौथी हेडिंग हम डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रदूषण का समाधान। चौथी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का समाधान, समाधान। प्रदूषण का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो उसको लिखेंगे प्रदूषण के समाधान में कि प्रदूषण कम करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, कम करने के लिए तो प्रदूषण कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करना होगा। हम लोगों में जागरूकता, जागरूकता पैदा करना होगा, पैदा करना होगा। ठीक है, इसके बाद खड़ी पैर डाल देंगे। लिखेंगे कि वनों के विनाश को रोकना होगा, जो वनों की कटाई होती है, पेड़ पौधों की कटाई होती है, उसको रोकना पड़ेगा। लिखेंगे वनों के विनाश को रोकना होगा, वनों के विनाश को रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा। लिख देंगे कि अधिक से अधिक, अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा, पेड़ लगाना होगा, ऐसे लिखना है। अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा। ठीक है, बस इतना पॉइंट आप लिख देना है। एक लाइन छोड़कर आप लास्ट हेडिंग पांचवा उपसंहार लिख दीजिए। पांचवा हेडिंग हो जाएगा आपका उपसंहार। क्लियर है? उपसंहार में लिखेंगे कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। ठीक है, लिखेंगे बनाकर अपने से कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या है। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर प्रयास करना चाहिए या प्रयास करने की आवश्यकता है। लिखेंगे प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, ऐसे लिख सकते हो। कम करने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बस इतना पॉइंट आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों लिख देना है, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। यहाँ पे ऐसे भी एक लाइन जोड़ सकते हो, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य है। ऐसे आप लोगों को लिख देना है। लो भाई, अब प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे निबंध मैंने लिख के इस तरह दिखा दिया। तो सेम ऐसे आप लोगों को प्रोसेस में लिखना है। एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता है। छोटा का छोटा भी है, प्यारा भी है, कम शब्दों में आपने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो मेरे प्यारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।